हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कोएफिशिएंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स पता होने चाहिए और उसके बेसिस पर ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट को। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम। As the s orbital is spherically symmetrical, its charge density will be equally distributed among n possible hybrid orbitals. Each wave function is normalized. The wave functions of the hybrid orbitals as well as atomic orbitals are orthogonal to each other. In the formation of sp2 hybrid orbitals as well as atomic orbitals, the first hybrid orbital may be considered to have maximum charge density along x-axis. Then py and pz will not contribute towards this hybrid orbital. इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होती है, तो इसलिए py और pz ऑर्बिटल जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो माना जाता है। इसी प्रकार से जब sp3 ऑर्बिटल्स का हम कंसिडरेशन करते हैं या उसका कैलकुलेशन करते हैं, now in the formation of sp3 hybrid orbitals the second orbital may be considered to be in a plane say xy, then py will not contribute towards this hybrid orbital, यानी कि जो py का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम इसमें ज़ीरो लेते हैं। अब देखिए जो वेव फंक्शंस हैं, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो हम ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर वेव फंक्शंस जो है वो कोएफिशिएंट के अंदर हमें वेव फंक्शंस चाहिए होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वेव फंक्शंस हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि द वेव फंक्शंस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दस द वेव फंक्शन ऑफ द ith हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हमारे पास में कितने हैं ith हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि s और p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पे देखिए हम उसका जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन किसका है ith ऑर्बिटल का, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई आई से, दैट इज साई आई इज इक्वल टू ए आई साई एस प्लस बी आई साई पी एक्स प्लस सी आई साई पी वाई प्लस डी आई साई पी जेड। नाउ वेयर साई एस, psi px, psi py and psi pz are the atomic orbital wave functions which constitute the orthonormal set. Now the wave functions psi n and psi m are said to form an orthonormal set if, अभी ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशंस है, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, आपको बताया था कि एक तो नॉर्मलाइज होंगे और दूसरा ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। तो जब ऑर्थोनॉर्मल होंगे तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साई एन इंटू साई एम इंटू डी टाउ इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा जब n इज़ नॉट इक्वल टू m, और 1 कब होगा जब n इज़ इक्वल टू m। तो ये दोनों कंडीशंस हम जब कैलकुलेशन करेंगे कोएफिशिएंट्स की तब हम यूज़ करेंगे। नाउ द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेव फंक्शंस ai bi ci di कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूज़ ऑफ फॉलोइंग थ्री जनरलाइजेशन। पहला जनरलाइजेशन क्या है कि जो वेव फंक्शन है हर एक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होगा, दैट इज़ ए आई स्क्वायर plus bi square plus ci square plus di square equals to 1. Now each hybrid orbital in the set of hybrid orbitals is orthogonal to the other hybrid orbitals, that is ai into aj plus bi into bj plus ci into cj plus di into dj equals to 0. The squares of the coefficients of component wave functions summed over all the hybrid orbitals wherein they participate equal unity, यानी कि जो सम है जो स्क्वायर्स है वेव फंक्शंस का उनका जब हम सम करेंगे तो वो यूनिटी के बराबर होगा। ये अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे एक एक एग्जांपल लेकर के तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए। तो पहला जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, बेरिलियम का हमने एग्जाम्पल लिया था कि BeX2 के अंदर बी एटम जो है वो sp हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है। तो Be का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है 1s2 2s1 2px1। 2s और 2px ऑर्बिटल्स जो हैं वो किससे बने हैं, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से, LCA कॉम्बिनेशन से। अब दीज टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लीनियर एंड हैव 180 डिग्री बॉन्ड एंगल।
अब हम इसको वेव फंक्शन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर wave function for these two orbitals will be equal to psi1 is equal to a1 psi s plus b1 psi p। क्यों? क्योंकि हमारा एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। इसी तरह से psi2 क्या हो जाएगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल बने हमारे, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो पहला ऑर्बिटल है वो psi1 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और इसके लिए a1 psi s प्लस b1 psi p हो गया। दूसरा ऑर्बिटल हमारा क्या है, psi2 है, तो इसके लिए हो जाएगा a2 psi s प्लस b2 psi p, जहाँ पर psi1 और psi2 क्या है, ये दोनों वेव फंक्शन हैं। किसके वेव फंक्शन है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, और a1 a2 b1 b2 क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है। जो अभी देखिए हमने पिछले अभी रूल्स जब पढ़े थे, आपको एक एग्जांपल बताया था, हमने उसमें ith हाइब्रिड ऑर्बिटल का लिया था। अब यहाँ पर हमारे पास में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेव फंक्शन दो ऑर्बिटल्स के लिए लिए हैं। साई एस और साई पी क्या है, इनके वेव फंक्शन है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के। a1 a2 a3 ये a1 a2 b1 b2 क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसलिए हम इनको दो में ही वो कर रहे हैं। अब देखिए, अब चार्ज डेंसिटी जो है s ऑर्बिटल की, जैसा आपको बताया था, हम लोगों ने अभी जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो s ऑर्बिटल है उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इक्वली डिवाइडेड होती है। तो अब हमारे पास में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, जो a है a1 कोफिशिएंट और a2 कोफिशिएंट किसके लिए हैं, s ऑर्बिटल के लिए, और b1 b2 किसके लिए है, p ऑर्बिटल के लिए। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किस लिए हो गया, ये होगा 1/n होता है, तो n जो है हमारा कितना है, 2 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास में, 2 हैं, तो ये a1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू a2 दैट इज इक्वल टू 1/√2। अब चूंकि psi1 जो है वो नॉर्मलाइज है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ psi1 स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल्स टू a1 स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ psi s स्क्वायर डी लैम्डा प्लस b1 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ psi p स्क्वायर डी लैम्डा प्लस ट्वाइस a1 b1 psi इंटीग्रेशन ऑफ psi s psi p डी लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1। अब ये हमने क्या करा है, नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है वो लगाई है हमने। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑर्थोगोनल भी हैं, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें पता है कि a1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो चूंकि b1 स्क्वायर 1/2 है, तो b1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। अब चूंकि psi1 और psi2 ऑर्थोगोनल हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0, या हम ये लिख सकते हैं कि 1/ इसके a1 और a2 की हमने वैल्यू रख दी है यहाँ पे, ठीक है। तो a1 और a2 की वैल्यू हमने रख दी और प्लस b1 की भी वैल्यू रख दी, तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0, इसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ रख दी, a1 a2 b1 इनकी वैल्यूज़ रख दी, तो हमारे पास में ये इक्वेशन b2 की वैल्यू आ गई, ये आ गई b2 की वैल्यू आ गई -1/2। अब जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास में ये आ गए, ये देखिए psi1 इक्वल्स टू 1/√2 psi s प्लस 1/√2 psi p दैट इज इक्वल टू 1/√2 psi s प्लस psi p। इसी तरह से दूसरा आ गया हमारे पास में psi2 इक्वल्स टू 1/√2 psi s माइनस 1/√2 psi p दैट इज इक्वल टू 1/√2 psi s माइनस psi p। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में, एक एंटी बॉन्डिंग के लिए है और एक बॉन्डिंग के लिए है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 2s और 2p जब कंबाइन होते हैं तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और हमें ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए हैं। अब it has been found that new sp hybrid orbitals are more directional than p orbital, and when hydrogen atom overlap it forms a stronger bond. Thus the newly formed orbitals by the overlapping of s and p orbitals have different directional and overlapping properties. तो ये देखिए यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल्स हमें मिल गए हैं। अब इसके अंदर इसका एंगल जो है वो एंगल हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो एंगल जो है ये इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे को कुछ रूल्स पता होने चाहिए।
आप लोगों ने अभी जो रूल्स पढ़े थे उसके अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी जो एंगुलर पार्ट होता है हाइड्रोजन आयन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसके अंदर जो साई एस है उसकी वैल्यू वेव फंक्शन की 1 होती है, और जो साई पी एक्स होता है उसके लिए जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है √3 साइन थीटा कॉस फाई होती है। इसी तरह से जो साई पी वाई होता है उसके लिए भी यही वैल्यू होती है √3 साइन थीटा साइन फाई होती है, और साई पी एक्स के लिए होती है √3 कॉस थीटा होती है। तो इस तरह से अब देखिए हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए जो एंगल है उसको निकालने के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर ये निकाला है कि पी जेड इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा है, पी एक्स है √3 साइन थीटा कॉस फाई, और पी वाई है √3 साइन थीटा कॉस फाई। तो थीटा जो है ये क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर विद जेड एक्सिस, एंड फाई इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है ये आ गई, ये देखिए साई 1 इक्वल्स टू 1/√2 1 प्लस √3 कॉस थीटा है, और साई 2 की वैल्यू आ गई 1/2 1 माइनस √3 कॉस फाई। अब चूंकि जो ये जो फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस डू नॉट हैव एनी साई, इट मीन्स बोथ द फंक्शंस लाई ऑन जेड एक्सिस एंड हैंस द एंगल बिटवीन दैम मस्ट बी 180 डिग्री। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, ये इससे प्रूव हो जाता है। आप लोगों को जो बेसिकली है आपको कोफिशिएंट निकालना होगा। एंगल तो शायद आप लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर बेसिक जो है वो है आपका कि आपको कोफिशिएंट जो है वो निकालना आना चाहिए। तो कोफिशिएंट वैसे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे जो आपको बताया गया है, जो आप फॉर्मूलेज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसके लिए हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं कि BH3 या BX3 के अंदर जो बोरोन है, बोरोन में क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1 px1 py1, इसके 3 ऑर्बिटल्स 2s 2px और 2py ये क्या होते हैं, वो होते हैं, मिश्रित होते हैं। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि अब इसके जो तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए वेव फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमें पता है कि ये एंगल कितना बनाते हैं, 120 डिग्री ये बनाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनके कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने अभी sp के लिए किया था वैसे ही करेंगे। अब देखिए sp के अंदर कितने थे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। sp2 में कितने होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उसके लिए अब ये आ गए हमारे वेव फंक्शन, जैसे हम लोगों ने पहले पिछले उसके अंदर किया था, ठीक वैसा ही है। साई 1 साई 2 साई 3 तो क्या हो गया, उसके वेव फंक्शन हो गए। और A1 A2 A3 किसके लिए हो गए, S के लिए हो गए, B1 B2 3 PX के लिए हो गए। इसी तरह से C1 C2 3 किसके लिए हो गए, PY के लिए हो गए। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले तो ये इक्वेशन जो है ये निकालते हैं। साई 1 इक्वल्स टू A1 साई S प्लस B1 साई PX प्लस C1 साई PY, इसी तरह से साई 2 का साई 3 का हो जाएगा। अब चूंकि जैसा आपको पता है कि जो S ऑर्बिटल है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड है तीनों ऑर्बिटल्स पे। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गई, A1 इज इक्वल टू A2 दैट इज इक्वल टू A3 दैट इज इक्वल टू 1/√3। पिछली बार हमने निकाला था A1 बराबर A2 करके, यहाँ हमारे पास में 3 है तो इसलिए A1 इक्वल्स टू A2 दैट इज इक्वल टू A3, और ये हो गया अपना 1/√3। अब अगर हम ये एज्यूम करें कि जो साई 1 है वो दैट इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और जो ऑर्बिटल PY है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें अब क्या हो गया, 0। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो C1 है, C1 किसका कोफिशिएंट है, PY का, तो उसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 रख दी। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं। तो जब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, देखिए A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब C1 चूँकि 0 है क्योंकि PY का कंट्रीब्यूशन 0 है, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब A1 की वैल्यू हमें पता है तो B1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, B1 की वैल्यू कितनी आ गई, √2/3। अब वापस हमने क्या किया, ऑर्थोगोनल कंडीशंस लगाई हैं, ऑर्थोगोनल की कंडीशंस लगाई, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशंस के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास में, फिर वापस आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0।
और अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 इक्वल्स टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 विल बी इक्वल टू 0। नाउ A1 A3 प्लस B1 B3 इक्वल्स टू 0, तो B2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, B2 की वैल्यू आई हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पे देखिए B2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1/√6 आ गई, और इसी तरह से B3 की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं साई2 की अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास में आ जाता है A2² प्लस B2² प्लस C2² इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार से C² की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास में सॉरी 1/2 आ जाती है C² की वैल्यू। तो जो C2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 1/√2 आ गई। अब वापस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं, अब लगाएंगे हम साई3 पर। जब साई3 पे लगाएंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाती है, C2 की वैल्यू आ जाती है, C3 की वैल्यू आ जाएगी। तो C3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, +-1/√2। अब जो C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, C3 की वैल्यू आ गई। नाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन साई2 एंड साई3 वी कैन टेक नेगेटिव रूट ऑफ C3 दैट इज इक्वल टू -1/√2। अब जो तीन फंक्शंस हैं वो आ गए हमारे पास में, ये देखिए ये तीन फंक्शंस आ गए। साई1 इक्वल्स टू, ये देखिए साई1 साई2 और साई3 तीनों फंक्शंस आ गए हमारे पास में। साई1 किसके बराबर हो गया, 1/√3 साई s के बराबर प्लस √2/3 साई px, साई2 इक्वल्स टू 1/√3 साई s माइनस 1/√6 साई px प्लस 1/√2 साई py। नाउ साई3 इक्वल्स टू 1/√3 साई s माइनस 1/√6 साई px माइनस 1/√2 साई py। तो ये इस तरह से हमने इसकी जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमने इसकी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर हमें एंगल निकालना है तो जैसे हमने पिछली बार निकाला था ठीक उसी तरह से हम ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आपको मैंने बताया था कि साई1 जो है वो 1/√3 प्लस √2/3 साइन थीटा कॉस फाई होगा। साई2 का इक्वेशन ये होगा 1/√3 माइनस 1/√6 √3 साइन थीटा कॉस फाई प्लस 1/√2 साइन थीटा साइन फाई। इसी तरह से साई3 होगा, क्योंकि जो pz ऑर्बिटल है वो नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए क्या है, जो तीनों दूसरे ऑर्बिटल्स हैं वो xy प्लेन में होंगे और उसके लिए एंगल थीटा जो है होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं तो हमारे पास में जो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, 1 आ गई। तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास में। अब ये देखिए इसका एंगल निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे साई1 जो है वो मैक्सिमम है एक्स एक्सिस पर, तो अब अगर हमें साई2 का डायरेक्शन चाहिए तो हमने क्या किया है, इक्वेट किया है d साई2/d फाई इक्वल्स टू 0, और अब हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो हमारे पास में जो फाई की वैल्यू आती है 120 डिग्री आती है, यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो किस पर इंक्लाइंड हैं, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, जो कि आपको ये देखिए ये चित्र के अंदर आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर ये 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये। अब देखिए हम जो ये एंगल्स हैं इसको हम एक दूसरे फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपॉन 1 माइनस s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जैसे मान लीजिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s जो है वो कितना है, 1/2 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 1/2 s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, s का 1 है और 1 माइनस s, तो ये हो जाएगा 1 - 2। तो ये आ गया हमारा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 दैट इज इक्वल टू cos 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, थीटा 180 डिग्री आ गया। इसी तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं s इज इक्वल टू 1/3। तो इसको cos थीटा की वैल्यू रख करके हम इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट करके और उसको निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए s का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये जो हमने अभी जो एंगल निकाले उसके एग्रीमेंट में होता है। अब हमने इसके अंदर इस वीडियो में हमने sp और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए तो हमने कोफिशिएंट्स निकाले हैं, इसी तरह से हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप कोशिश करके देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।